बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आप लोग मैथ जो है वो देख रहे हैं 8 क्लास का, आप लोग उसको समझ रहे हैं। लेकिन अब मैंने कहा कि मैं चूँकि साइंस भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं साइंस के लेक्चर जो है आपको दूँ और आपको ये चीज़ें सिखाऊँ, समझाऊँ। क्योंकि देखें, ये जो साइंस है ना, इसको खाली याद करना ज़रूरी नहीं होता, इसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ना, तो इस क्लास में तो शायद काम चल जाए, लेकिन जो बड़ी क्लासें हैं वहाँ जाके काम नहीं चलेगा। क्योंकि वहाँ पे भी और अभी इस क्लास में भी आपका जो पेपर आना होता है वो कंसेप्ट के हिसाब से होता है कि आपको चीज़ों की समझ कितनी है। अभी भी जो आपका 8 क्लास का पेपर होना है, उसमें जो पेपर आना है तो उसमें आधा जो है वो MCQs होते हैं। ठीक है, 48 नंबर के जो हैं वो MCQs होते हैं, और MCQs आपको समझ होगी तो आप खुद कर लेंगे। MCQ को याद नहीं करना पड़ता, और उसके अलावा भी जो बाकी चीज़ें हैं आप खुद से लिख सकेंगे। ठीक है, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं, आपको चीज़ों की समझ होनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि यही साइंस है सारी। जब इसको आपने समझ के नहीं पढ़ा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, तो इसलिए समझना ज़रूरी है। जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ये है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी जो है वो क्या है, ये हम ज़रा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो वो आगे फ़ायदा नहीं होगा। तो ये यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, इस जगह से। अब देखें, ये सारे आपकी जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम में है, तो जो बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं वो आप उर्दू का तर्जमा यहाँ से समझ लें। क्योंकि जो बुक वाले ने मटेरियल बना के दिया है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप गाइडों में से तैयार करें। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें बता देगा, कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो इसलिए बेहतर होता है कि जो बुक में बातें बताई हुई हैं ना, उनको समझना ज़रूरी है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम है, चाहे आप उर्दू मीडियम है, इसको ज़रूर आप समझें। अब देखें, कहते क्या है, द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? माहौल को, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है। अब मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, ये कंप्यूटर मेरे सामने है, टेबल है, चेयर्स हैं, फिर यहाँ पे कीड़ियाँ भी होंगी। ठीक है, कोई कीड़ा होगा, कोई लाल बेग भी हो सकता है। तो तमाम जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें जितनी भी हैं सारी मेरे इर्द गिर्द, हवा भी मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरा एनवायरनमेंट है। वो कहते हैं नहीं, बच्चों को अच्छा माहौल दें। अच्छा माहौल का मतलब उसके दोस्त अच्छे हों, उसका स्कूल अच्छा हो। तो ये उसके जो दोस्त हैं, उसका स्कूल है, उसके जो रिश्तेदार हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे माहौल का ही हिस्सा हैं। तो माहौल के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जानदार बेजान। तो ये सारी बातें उसने आगे देखें बतानी है। द एनवायरनमेंट, माहौल, इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद है, हैज़ बोथ, उसमें बोथ मतलब दोनों होती हैं चीज़ें। कौन सी? लिविंग, जिंदा रहने वाली चीज़ें, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और बेजान चीज़ें। जैसे मैं अभी आपको बताया कि जानदार चीज़ें भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और बेजान भी मौजूद हैं। लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एक माहौल के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं, आर टर्म्ड, उनको ये टर्म दी गई है, उनको ये नाम दिया गया है। क्या? एज इट्स बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक कंपोनेंट इसको कहते हैं। अब यहाँ पे आपकी ये डेफिनेशन भी आ जाती है, इधर से लेके तो आपने यहाँ तक। ठीक है, कि लिविंग थिंग्स, तमाम जिंदा चीज़ें जो माहौल का हिस्सा होती हैं, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, बायोटिक हिस्सा कहते हैं उसका। तो ये इंग्लिश में भी याद हो जाएगा, उर्दू में भी, कि तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं हमारे इर्द गिर्द की माहौल के अंदर जो जिंदा चीज़ें हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। वेयर एज, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स, जो बेजान चीज़ें हैं ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल की, आर टर्म्ड एज, उनको क्या कहेंगे? ए बायोटिक कंपोनेंट। अब देखें, नाम के अंदर थोड़ा सा फर्क है, वो बायोटिक है, ये ए बायोटिक है। तो इसको भी फिर यहाँ से नॉन लिविंग थिंग से लेके और ए बायोटिक तक, ये ए बायोटिक की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ऊपर ये बायोटिक की डेफिनेशन है, नीचे ये क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट की डेफिनेशन है। बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स, कहता है ये जो दोनों हैं, बायोटिक वाले यानी कि जिंदा वाले, और ए बायोटिक जो बेजान हैं, उनके जो ये जो हिस्से हैं ऑफ एन एनवायरनमेंट, माहौल के, आर इंटर रिलेटेड। ये असल बात है, ये आपस में इनका ताल्लुक होता है, एम ही नहीं पड़े हुए। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो बेड है, सोफ़ा है, हमारे जो पत्थर है इर्द गिर्द, पानी है, हवा है, उनके साथ हमारा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने उनको ऐसी फजूल नहीं बना दिया हुआ, उनका फ़ायदा है। अभी हम वो देखेंगे कि क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्शन है हर चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ। अब ये क्या है वो आगे पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, यानी स्टडी करना, मुतालिया करना, किसका? रिलेशनशिप का, ताल्लुक का, बिटवीन द बायोटिक एंड ए बायोटिक, जिंदा चीज़ें और बेजान चीज़ों के दरमियान ये जो ताल्लुक है,
इसको पढ़ना, माहौल के अंदर जो चीज़ें हैं, इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसको इकोलॉजी कहते हैं। वो जो चैप्टर का नाम था ना इकोलॉजी, कि इकोलॉजी क्या है, तो हम यहाँ से डेफिनेशन उसकी देंगे। तो क्या है सिंपल सी डेफिनेशन, कि माहौल के अंदर जितनी भी जानदार और बेजान चीज़ें हैं उनका जो हम मुतालिया करते हैं, उनको जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक हो गया। द सिस्टम, अब आगे एक और ये डेफिनेशन है, इसको भी हम ऐसे लाइनों ब्रैकेटों में कर लेते हैं। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, सिस्टम एक पूरा सिस्टम, जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसका मतलब होता है कि उसमें 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 5-6 हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी जब मिल के काम कर रही होती है ना, उसको हम एक सिस्टम कहते हैं। ठीक है। एक स्कूल सिस्टम जैसे हम कहते हैं, तो स्कूल में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सारे मिल के काम कर रहे होते हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में ना आपस में जो ताल्लुक होता है, आपस में जो मेल जोल होता है, एक के बाद दूसरा क्या रिएक्ट करता है। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे इन्हिसार करने का, बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी जिंदा चीज़ें और बेजान चीज़ों का आपस में ताल्लुक होना, आपस में इन्हिसार करना एक दूसरे का, ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल की जो चीज़ें हैं, इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। तो इकोसिस्टम क्या है, कि वो एक ऐसा सिस्टम होगा। अब ये इको के साथ सिस्टम का लफ्ज़ है, तो अब यहाँ सिस्टम की बात होनी है कि एक ओवरऑल एक माहौल के अंदर जो जानदार और बेजान चीज़ें हैं, जो आपस में उनका ताल्लुक है, वो सारे का सारा जो एक ताल्लुक है, उस सिस्टम को हम कहेंगे कि ये इकोसिस्टम है। ठीक है। तो ये देखें, इकोसिस्टम में और इकोलॉजी में फ़र्क है। इकोलॉजी जो है उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम ये इसका मुतालिया करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक पूरा सिस्टम है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास ये 4 डेफिनेशन हो जाएंगी, जिनको आपने याद कर लेना है और पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, नीचे उसने बताया भी हुआ है कि इधर देखें उसने लिखा हुआ है एबायोटिक कंपोनेंट्स, और इधर लिखा हुआ है बायोटिक, यानी कि जिंदा, इस तरफ जिंदा चीज़ें हैं और इधर बेजान चीज़ें हैं। तो इधर से तीर इधर को गया हुआ है, इधर से तीर इधर को गया हुआ है। तो तीर का इधर से उधर जाना वो क्या शो कर रहा है, कि ये चीज़ें उधर डिपेंड कर रही हैं, वो चीज़ें उधर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है। तो ये एक उसने सिस्टम बना के दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक मैटर्स, वो चीज़ें जो बेजान है, एबायोटिक, बायोटिक के पीछे जब ए आ जाता है ना, तो वो उसको हम बेजान कहते हैं। बायो, असल में ये जो बायो लफ्ज़ है ना, बायो का मतलब भी होता है जिंदा, लेकिन ये एबायोटिक है, यानी कि बेजान चीज़ें। तो एबायोटिक मैटर्स यानी बेजान चीज़ें, अब कौन सी हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, CO2 कहते हैं, ये इसका फार्मूला है, और ये हमारी हवा के अंदर मौजूद होती है, और ये बहुत ही अहम है। इसने आपकी जान नहीं छोड़नी, ये बड़ी दफ़ा आनी है, इसने बड़ी दफ़ा आना है, बहुत अहम ये गैस है। ठीक है। तो इसको जहन में रखेंगे हम। तो ये क्या है, हवा के अंदर मौजूद होती है, बहुत थोड़ी मिकदार में हवा में होती है, 0.04 या 0.03। ठीक है, बहुत थोड़ी मिकदार है इसकी। ऑक्सीजन जो है गैस, ये हवा में होती है, और ये तकरीबन 21% होती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, 79% है शायद। ठीक है, वो इस तरह से इनकी परसेंटेज है। तो हवा में ये कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो कहते हैं ये जो बेजान चीज़ें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर पानी है, अब ये बेजान है ना, आर यूज्ड बाय प्लांट्स, इनको प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, पौधे इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, विच ट्रैप द सनलाइट, और ये पौधे क्या करते हैं, जो सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है, उसको पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं सनलाइट की जो एनर्जी है, एंड कन्वर्ट दैम इनटू फूड, और उसको फिर खाने में तब्दील कर देते हैं। अब ये हमने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो समझ लें। फोटोसिंथेसिस ये होता है कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं पत्तों के अंदर, पत्ते एक किस्म का किचन होते हैं उसका। तो पत्ते क्या करते हैं, ज़मीन से जो है वो पानी को लेके आते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, सूरज की रोशनी की जो एनर्जी है उसको लेते हैं, और उन सबको मिला के क्या कर लेते हैं, अपने लिए खाना तैयार करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो उस खाने को वो यूज़ करते हैं आगे से। तो ये वो बात कर रहे हैं। तो पौधे फिर जाहिर है कि ये जो बेजान चीज़ें हैं, अब ये बेजान है ना सारी, ये एबायोटिक, तो इनको यूज़ करके क्या कर रहे हैं, अपने लिए खाना बना रहे हैं। तो एक जो जानदार पौधे जानदार हैं, तो जानदार चीज़ें बेजान चीज़ों को यूज़ कर रही हैं अपने इस्तेमाल के लिए। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ये जो मुंतकिली है, देखना सूरज की एनर्जी मुंतकिल हो गई कहाँ पे, पौधे के अंदर। अब जब पौधे की चीज़ों को हम खाएंगे, जैसे पालक है,
पालक डायरेक्ट पत्ता ही है ना, तो उस पालक को हम खाएंगे तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। तो ये एनर्जी, सूरज की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, पहले पौधे में गई, पौधे से हमारे अंदर चली गई, या जो भी उसको खाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ये जो मुंतकली है टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ जानदारों में। ऑर्गेनिज्म जो है ये मतलब क्या है, जानदार, मुख्तलिफ जानदार। ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, जो जानदार चीज़ों के जो डिफरेंट लोग हैं, एज फूड चेन, ये फूड चेन के तौर पे ये चलती है आगे। अब ये लफ्ज़ भी बड़ा अहम है, फूड चेन, ये आगे आएगा। फूड चेन ये होती है कि पहले एक चीज़ बनी, जैसे पौधा है, पौधे को लेट्स सपोज खरगोश ने खाया, खरगोश को आगे से इंसान ने खा लिया, इंसान जब फौत हो गया तो उसको कीड़े मकोड़े खा गए। तो एक वो एक चक्कर चलता है, खाने का एक चक्कर चलता है कि इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, उसको ये खाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं फूड चेन, खाने का चक्कर, ठीक है, खाने की जंजीर, ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो ये कहते हैं ये खाने की जंजीर का एक हिस्सा बन जाते हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसका बहुत ही अहम किरदार है ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर। तो कहता है इकोसिस्टम के अंदर ये जो हमारी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक जानदार से दूसरे जानदार की तरफ, तो ये फूड चेन के अंदर ये बड़ा अहम हिस्सा है इसका। ऑन डिके, डिके होता है गल सड़ जाना, ख़राब हो जाना, जैसे कोई जानदार फौत हो जाता है, जैसे कुत्ता कोई फौत मर गया है या कोई और चीज़, तो आप देखें उसमें से स्मेल बड़ी आती है 2-4 दिनों के बाद। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उसको कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं, डिके कर रहे होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे होते हैं। ऑन डिके ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी जानदार चीज़ें, उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो लाशें हैं उनकी, ठीक है, तो उनको जब डिके किया जाता है, जब उनकी टूट फूट हो रही होती है, तो फिर क्या है, एबायोटिक मैटर्स, यानी वो जो बेजान चीज़ें हैं, फिक्स्ड इन बायोटिक कंपोनेंट, जो जानदार चीज़ों में चली गई हुई हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थी, या कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये एबायोटिक है ना, बेजान है, तो ये जानदारों के जिस्म के अंदर चली गई हुई हैं, ठीक है। तो जब इनका डिके होता है, जब इनको कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे वो कुत्ता मरा हुआ है तो उसको खा रहे हैं, जरासीम बैक्टीरियाज खा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिके जब होता है, तो डिके होने से उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो कार्बन और बाकी चीज़ें थी वो फिर ज़मीन का हिस्सा बन जाती हैं, दोबारा से माहौल का हिस्सा बन जाती हैं, वापस आ जाती हैं, ठीक है, जानदार चीज़ों में से निकल के दोबारा से बेजान का हिस्सा बन जाती हैं। सो कहता है कि इन दिस वे, इस तरीके से एन इकोसिस्टम फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन साइक्लिक वे। तो कहता है एक साइकिल बनता है, एक चक्कर चलता है कि कभी जो है ये एबायोटिक चीज़ें बायोटिक में चली जाती हैं, फिर बायोटिक से निकल के फिर वो माहौल का हिस्सा बन जाती हैं, तो एक सर्कल चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है। तो कहता है कि एक नेचुरल कुदरती तौर पे एक बैलेंस बन जाता है, जो अल्लाह ताला ने माहौल में एक बैलेंस रखा हुआ है। जैसे देखें ना, पौधे हैं, तो हम कहते हैं भाई पौधे होने चाहिए, पौधे बड़े ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उन्होंने वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनानी है, बाकी चीज़ें। तो अगर ये ना हो तो जो नेचुरल बैलेंस है हमारा, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जो तवाज़ुन रखा हुआ है, वो ख़राब हो जाएगा सारा। तो इस टॉपिक के अंदर आपका जो याद करने वाला मटेरियल है ना, वो सिर्फ ये वाला है जो मैंने 4 डेफिनेशनें ऊपर आपको बताई हैं। अब यहाँ आ जाए, अगला टॉपिक जो है वो है कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। अब अभी हमने कहा ना, चीज़ें साइकिल में चलती हैं, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, ऐसे पूरा एक चक्कर बनता है। तो ये कार्बन का भी चक्कर होता है और ऑक्सीजन का भी चक्कर होता है। ये दोनों एबायोटिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। कार्बन को C से शो कराते हैं और ऑक्सीजन को O से शो कराते हैं। तो इनका सर्कल जो है वो कैसे बनता है, वो उसने कुछ देखें, ये डायग्राम भी उसने बनाई हुई है। ये डायग्राम ज़रा गौर से देखें तो क्या हो रहा है। सूरज से शुरू करें, सनलाइट पड़ रही है पौधे के ऊपर। अब पौधा ग्रीन है, पौधे ने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, उसने अपना खाना बनाना है सनलाइट को यूज़ करके, ठीक है। अब सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाएगा तो उस खाने को जो है वो एनिमल्स भी खाएंगे, ठीक है, और उधर से फिर वो उसकी डिकम्पोजिशन भी हो सकती है। और ये देखें जो पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये देखें ऊपर लिखा हुआ CO2, इस CO2 को वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन, ये कार्बन की बात आ रही है ना, कार्बन का साइकिल, तो कार्बन को पौधे इस्तेमाल करते हैं, पौधे इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। अब ये देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है आई कहाँ से, ये आती है हमारे सांस लेने से, जानवरों के सांस लेने से, या हम जो फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं वहाँ पे जो ईंधन जलाते हैं तो उससे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हम फेंक रहे हैं, ठीक है। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो जानवर भी सांस ले
रहे होते हैं, पौधे भी सांस ले रहे होते हैं, तो उस सांस लेने के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आ जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे यूज़ कर लेते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कल चलेगा। और ऑक्सीजन का भी इसी तरह से सर्कल चलता है कि जो पौधे हैं जब अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन निकालते हैं बाहर, एयर के अंदर फेंक देते हैं, एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं, उस ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हम जैसे इंसान हैं और ये बाकी जानवर जो हैं उसको सांस लेने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उसका भी सर्कल जो है वो चल जाता है। तो ये चीज़ें उसने यहाँ पे बताई हुई हैं, तो इसको पढ़ते हैं। कहते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन आर टू एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट्स हैं, दैट आर इसेंशियल टू लाइफ, जो ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, ज़रूरी है, इनके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। वो कैसे है, जैसे थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा यहाँ पे है। दे आर नेचुरली प्रेजेंट, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर, माहौल के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया CO2 गैस होती है, एंड ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन अलग ही होती है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 जो है वो होता है ऑक्सीजन, तो वो सेपरेटली अलग से हवा के अंदर मौजूद होती है। दे कॉन्स्टेंटली, ये मुस्तकिल तौर पर सर्कुलेट, चक्कर लगाते रहते हैं, बिटवीन द एनवायरनमेंट, माहौल के दरमियान, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जानदार चीज़ों के दरमियान, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया इस फिगर के अंदर, ठीक है। इन अ साइक्लिक वे, एक चक्कर की शक्ल में। व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, अब ये देखें उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब पौधे जो हैं, व्हेन प्लांट्स, जब पौधे प्रिपेयर फूड, खाना बनाते हैं, इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में, दे टेक इन, वो ले जाते हैं अपने अंदर कार्बन, कार्बन को अपने अंदर ले जाते हैं, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, माहौल में से, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। इन दिस प्रोसेस, इस तरीके में, दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन गैस को बाहर फेंकते हैं, टू द एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने आपको बताया। ऑल एनिमल्स, तमाम जानदार, एंड प्लांट्स रेस्पायर, अब ये दूसरी तरफ आ है कि तमाम जो जानदार हैं, पौधे भी, इंसान भी, जानवर भी, रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, टू गेट एनर्जी, क्योंकि असल में ये सांस क्यों लिया जाता है, सांस इसलिए लिया जाता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। अब क्यों लेके जाते हैं, इसलिए कि जो खाना खाया होता है उस खाने को तोड़ना होता है, वो ऑक्सीजन ने जाकर तोड़ना होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन उसको तोड़ती है जाके, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली जो सांस लेने का अमल है वो हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, जाके खाने से एनर्जी निकाली जाए। तो वो ये बात कर रहा है कि हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, टू गेट एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने के दौरान, दे टेक इन ऑक्सीजन, अब जाहिर है सांस लेते हुए हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, माहौल से, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम माहौल में फेंक देते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, अब जब चीज़ें टूटती फूटती हैं, जब कोई चीज़ मर जाती है, डेड बॉडी है, पौधे की डेड बॉडी है, इंसान की है, जानवर की है, तो उसको जब कीड़े मकोड़ों ने खाना है तो डीकम्पोज करना ही कहते हैं ना उसको। तो कहते हैं सिमिलरली ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, इसी तरह से डीकम्पोजिशन के दौरान, एंड कंबस्शन ऑफ बायोमास, और ये जो कोयला है, ये तेल है, जब इसको जलाया जाता है, इसको हम कहते हैं कंबस्शन, जला देना, ऑफ बायोमास, ठीक है। बायोमास में मैटर ऑफ डेड बॉडीज़, ठीक है, डेड बॉडीज़ की जो चीज़ें हैं, जैसे पौधा जो है वो बड़ी देर तक ज़मीन के अंदर पड़ा रहे तो आहिस्ता आहिस्ता कोयला बन जाता है, ठीक है। तो कोयले को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको आग जलाते हैं उससे। द ऑक्सीजन गैस, जब इन चीज़ों को जलाया जाता है, द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, माहौल। अब देखें जब कोई चीज़ जलती है तो क्या होता है, कैसे जलती है, वो ऑक्सीजन को यूज़ करके जलती है। किसी एनवायरनमेंट में अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो वहाँ पर आप आग नहीं लगा सकते, आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए कहता है कि जो माहौल की जो ऑक्सीजन है वो यूज़ हो जाती है जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं, और उसको यूज़ करके वो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। इज रिलीज कार्बन ऑफ द बायोमास इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पौधों और जानवरों का जो बायोमास था उसमें से कार्बन, हवा में से ऑक्सीजन, वो जले, आग लगी, दोनों मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वो माहौल के अंदर चली गई। तो वहाँ से भी डीकम्पोजिशन से भी और कंबस्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल में आती है। तो ये एक ओवरऑल चक्कर जो है उसने बना के दिखाया हमें। अब यहाँ पे ना एक उसने ब्रेन टीजर दिया हुआ है, तो ब्रेन टीजर में वो ये कह रहा है कि फॉसल्स और फॉसल फ्यूल क्या होते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि बाज़ औक़ात ये होता है कि पौधे हैं या जानवरों की डेड बॉडीज़ है ना, तो ये जब गिर जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं, तो एक ज़मीन के अंदर जब तब्दीलियाँ आती हैं तो कई दफ़ा ये ज़मीन की मिट्टी के नीचे दब जाते हैं,
हम खुद भी तो अपने जो लोग फौत हो जाते हैं तो ज़मीन के अंदर ही उनको दबाते हैं ना। तो ज़मीन के अंदर जब ये चीज़ें चली जाती हैं तो कॉन्स्टेंट उसका ज़मीन का प्रेशर पड़ता जाता है, हज़ारों लाखों साल वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो एक फ्यूल की शक्ल इख्तियार कर रहते हैं। जैसे कोयला बन जाता है, गैस बन जाती है, ये जो हम ज़मीन से कुदरती गैस निकालते हैं, तो ये जो पौधे और बड़े बड़े जानवर, डायनासोर और ये बाकियात, जो जानदार चीज़ों की बाकियात ज़मीन के अंदर चली गई ना, तो उनसे ये चीज़ें बनती हैं। इनको हम कहते हैं फॉसल फ्यूल। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जाहिर है कि आजकल सारा सिलसिला ही उसी से चल रहा है। ये जो तो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सारा कहाँ से आता है? ज़मीन से हम खोद के निकालते हैं, तो वो कहाँ से बना है? इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की सारी जो लाइफ है वो इसी से चल रही है। अब आज पेट्रोल ख़त्म कर दें तो क्या हो जाएगा? तो हर चीज़ रुक जाएगी। बिजली भी बन रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला ये टॉपिक है, पढ़ते हैं और इसको पढ़ के आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। तो कहता है जी, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। अब ये जो हमारा इकोसिस्टम था, इसमें एनर्जी जो है वो कैसे फ्लो करती है वो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये भी बड़ा मज़े का है और यहाँ से आपकी डेफिनेशनें निकलनी है। देखें, इसको पढ़ते हैं। कहता है वी नो दैट, हम जानते हैं, ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी, जो जानदार चीज़ें हैं उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, ताकत चाहिए, फॉर देयर लाइफ, अपनी लाइफ के लिए, ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ के लिए। हमने चलना है, हमने बोलना है। मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने खाना शाना खाया हुआ है। ठीक है, खाना खाया होगा तो उससे मुझे एनर्जी मिलेगी ना। तो कहता है ये जो एनर्जी है ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने अपने काम करने होते हैं, जो ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं, काम है, वो करने हैं। दे गेट एनर्जी। अब वो ये जो जानदार लोग हैं वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? फ्राम फूड, खाना खाते हैं हम लोग। जैसे गाय भैंस है तो वो भी चारा खाएगी तो उससे कुछ एनर्जी उसको मिलेगी ना। सो इन एन इकोसिस्टम में प्लांट्स प्रोड्यूस, अब सबसे पहला काम इनका आता है कि पौधे क्या करते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, पौधे अपना खाना बनाते हैं। हम इंसान और जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते, पौधे अपनी बॉडी के अंदर ही अपना खाना खुद बनाते हैं। अब मैं कहूँ मैं अपनी बॉडी के अंदर अपना खाना खुद बनाऊँ, कैसे बनाऊँगा? ठीक है, तो ये पौधे ही कर सकते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, प्लांट्स, पौधे जो हैं खाना बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखें ये बार बार आता है फोटोसिंथेसिस। एंड आर दस टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स, तो इसलिए हमने इनका नाम रख दिया प्रोड्यूसर। तो ये प्रोड्यूसर की डेफिनेशन है। तो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन अब यहाँ से करेंगे कि चूंकि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए हम इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर का काम ये है जो कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, बनाता है। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स, अब प्लांट्स के पास एनर्जी कहाँ से आएगी? अब वो बताने लगे हैं। प्लांट्स ट्रैप एनर्जी, प्लांट जो है एनर्जी को काबू कर लेते हैं फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से, एंड स्टोर इट एज केमिकल एनर्जी इन द फूड, और फूड के अंदर ये जो केमिकल एनर्जी की, अब एनर्जी की भी शक्लें हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो एनर्जी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो ये एक शक्ल है उसकी केमिकल एनर्जी। ठीक है, जब किसी चीज़ को जोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है तो वो केमिकल एनर्जी उसमें से निकलती है। तो बहरहाल तो इसको केमिकल एनर्जी की शक्ल में वो स्टोर कर लेते हैं। तो अभी तक क्या हुआ कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी? सूरज की रोशनी से आएगी। सूरज की रोशनी को वो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी की शक्ल में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स कंज्यूम द फूड, एनिमल्स, जानवरों ने फिर अब क्या करना है? उस खाने को इस्तेमाल करना है, प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो पौधों ने बनाया हुआ है, एंड आर दस टर्म्ड एज कंज्यूमर्स। और अब इनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। अब ये देखें कंज्यूमर्स की डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी, ये इधर से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आपने तैयार कर लेनी है। एनिमल्स जो हैं वो फूड, बना बनाया पौधों का खाना खुद इस्तेमाल करते हैं, तो जो इस्तेमाल करने वाला है उसको कंज्यूमर कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट डायरेक्टली आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी वो जानवर जो डायरेक्टली खुद मतलब पौधों को डायरेक्ट खाते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस। अब ये हर्बीवोरस की डेफिनेशन है या प्राइमरी कंज्यूमर की, कि पहला कंज्यूमर कौन है? तो पहला कंज्यूमर यही है कि वो जो डायरेक्ट जाके पत्ते खाएगा। जैसे गाय भैंस है, बकरी है, खरगोश है, तो इन्होंने डायरेक्ट पत्ते खाने हैं, घास खानी है, तो इनको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है या हर्बी। हर्बी का मतलब हर्ब, ये ग्रीन चीज़ों को खाने वाले जो लोग हैं, सिर्फ खाते यही हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये वो लोग हैं जो दूसरे जानवरों को इन्होंने खाना है। जैसे शेर है, तो शेर क्या करता है? आगे से हिरन को खाता है, हिरन ने आगे से पत्ते खाने होते हैं। तो एक जानवर जब दूसरे जानवर को खाता है तो इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं या टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं। और सॉरी, इधर नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, कॉर्निवोरस।
ये असल नाम है कि ये जो कार्निवोरस है ये वो होते हैं, ये यहाँ पे आप कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो वो जानवर जो दूसरे जानवरों को कहते हैं, तो उसके ये 3 नाम हमारे पास आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, या उसको कार्निवोरस भी कहते हैं। और आगे एक और डेफिनेशन है जिसमें हम इंसान शामिल होते हैं, क्योंकि ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज मीट ऑफ एनिमल्स, के पौधे भी खाते हैं और जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, एंड आर दस कॉल्ड ओमनीवोरस। तो ये हमारा नाम है ओमनीवोरस। तो वो जानवर जो पौधे भी खाते हैं, दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, उनको हमने क्या नाम रखा है, ओमनीवोरस। तो ये देखें काफ़ी सारी ये डेफिनेशन आपके पास आ गई। प्रोड्यूसर की डेफिनेशन, कंज्यूमर की डेफिनेशन। कंज्यूमर आगे से 3 तरह के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है जिनको हर्बीवोरस कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जिनको टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं और कार्निवोरस भी कहते हैं, और तीसरे वोरस जो हैं ओमनीवोरस हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। तो अब एंड पे 1-2 लाइन है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस सारे अमल के दौरान, ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यानी कोई कुछ खा रहा है या किसी को कोई खा रहा है, ठीक है। सनलाइट एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट, तो बेसिक एनर्जी वहाँ से आई थी जो पौधों में स्टोर हुई थी, जो सूरज से मिली थी, ठीक है, जिसको केमिकल एनर्जी की तरह शक्ल में स्टोर किया गया था प्रोड्यूसर्स ने, और वो डिफरेंट कंज्यूमर्स के पास चली जाती है। अब ये उसने बड़ी अच्छी एक फिगर बनाई हुई है, इसको ज़रा देख लें। ये देखें, सूरज की रोशनी से शुआएं निकल रही हैं, आ रही हैं, पौधे को पड़ रही हैं। 2 तरह से हैं, एक तो सीधी डायरेक्ट टकरा रही हैं ज़मीन को, एक पत्तों पे जा रही है। पत्तों पे जाएगी तो ज़ाहिर है वहाँ से वो फल वगैरह बनेगा, पत्ते के अंदर स्टोर होगी एनर्जी। अब ये जो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर गई है ना, वही इधर से डायरेक्ट हीट जो है वो बाहर भी निकल जाएगी, इसका कोई काम नहीं है। कि कुछ एनर्जी सूरज की डायरेक्ट ज़मीन से टकराई और ज़मीन से टकरा के फिर वापस चलेगी, लेकिन जो एनर्जी पौधों तक आई है उसने फिर ज़ाहिर अपनी फोटोसिंथेसिस की है, उसके दोबारा अब ज़ाहिर ये देखें ऊपर टिड्डा बनाया हुआ, ये टोका कहते हैं वो पंजाबी में। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है कि ये डायरेक्ट जो है पत्तों को खाता है आके। अब इस टोके को आगे से जो है ये चूहा खा रहा है। अब चूहा जो है ये किसको खा रहा है, पत्तों को तो नहीं खा रहा, इस जानदार को खा रहा है, जानवर को खा रहा है। तो ये जो है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। ये इसको हम कार्निवोरस कहेंगे चूहे को, लेकिन चूहे को आगे से वो सांप खा रहा है, तो सांप भी कार्निवोरस ही है, ठीक है। और सांप को आगे से ईगल भी खाता है, ये भी कार्निवोरस ही है, टर्शरी, ठीक है। ईगल आगे से दूसरी चीज़ें भी खाता है। तो ईगल अगर मर जाए तो वो डीकम्पोज होकर ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा, ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा तो फिर आगे से वो दोबारा से पौधों का हिस्सा बन जाएगा। तो ये सर्कल देखें पूरा उसका ये चलता जा रहा है, एनर्जी कैसे पूरे एक सर्कल की शक्ल में वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये एनर्जी का फ्लो है, ठीक है जी। यहाँ तक हम करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होगा हमारा, ये फूड चेन को हम आगे से इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको निशान लगा दिए, ठीक है। उर्दू वाले अपने अल्फाज में उसकी डेफिनेशनें बनाएं और कितनी कितनी होनी चाहिए वो करें, और अपने ज़हन में रखें कि ये चीज़ ये होती है, ठीक है। चलें आगे इंशाल्लाह करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।